आखिर सोवियत निज़ाम सेहत का तजर्बा मुझे कैसे हुआ। ये भी एक मौजज़ा था, क्योंकि सोवियत यूनियन में सोवियत शहरों के लिए तो मुफ्त ये निज़ाम मुहैया था, लेकिन इस मुल्क में सफारतकारों या गैर मुल्कियों के लिए इलाज अदायगियों से किया जाता, और वो भी डॉलर्स में, और काफ़ी महंगा। तो आखिर ये क्या हो गया। मुझे लूबा ने बताया कि जब आपने अरनास्की को ये बताया था कि आप तनख्वाह न लेकर भी यहाँ इलाज कराना चाहते थे, और आपने पूछा था अब बताओ मेरे इलाज पर कितना खर्च आएगा, गोया आप अपने अदारे और हमारे अदारे किसी पर भी इन्हिसार न करते हुए अपनी जेब से इलाज कराने पर तैयार थे, तो अरनास्की को ये बात बहुत पसंद आई। और फिर ये कि आपके लीडर्स आपको रगड़ा लगाकर वापस भेजना चाहते थे, जबकि आप अकेले सबसे जंग कर रहे थे। बस अरनास्की ने आपके इलाज को मंजूर कर लिया, बल्कि एक सोवियत शहरी की हैसियत से उसने आपको अस्पताल रेफर कर दिया। फिर यह भी कि अरनास्की के पास ऐसा केस पहली दफा आया था, इसलिए उसने इलाज की अदायगियों की तह तक जाने की कोशिश न की। सोवियत यूनियन में या रूस में अगर आप किसी काबिल इज्जत शख्स को पुकारते हैं तो उसका पूरा नाम लेते हैं, जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हमारे लिए ये खासा मुश्किल है, लेकिन कम्युनिस्ट अमूमन एक दूसरे को कामरेड के नाम से पुकारते हैं, और अगर आप किसी भी बड़ी से बड़ी शख्सियत से मिलते हैं तो कामरेड के साथ उसका कोई एक नाम जोड़ दो तो उसको कबूल कर लिया जाता है। लिहाजा मैं जब भी जिसको भी पुकारता, रूसी में तवारिश यानी कामरेड के साथ उसके नाम का कोई हिस्सा जोड़ देता। मजे की बात ये थी कि कामरेड औरत, मर्द, बूढ़े, जवान, जिसके साथ मर्जी है लगा दो, गुजारा हो जाएगा। जल्दी मैं हर जगह कामरेड मोहम्मद के नाम से मशहूर हो गया। अब जब ज़ावित्स्काया 19 मेरा घर बन गया था तो मैंने अपने घर पर तवज्जो दी। एक बहुत ताकतवर रेडियो वेफ 202 मिलता था, कीमत 99 रूबल थी। मैंने खरीद लिया और 2 रूबल का एंटेना भी खरीद कर उसके साथ लगा दिया। अब मैं क्लियर और बिल्कुल समझ में आने वाली आवाज में पाकिस्तान और BBC की उर्दू सर्विस सुन सकता था। खबरें सुनना और सियासी तबसरे सुनना ये मेरा शौक है, लिहाजा मैं अब बोरियत से निकल गया। एक 50 रूबल का रिकॉर्ड प्लेयर भी खरीद लिया और 1-2 रूबल के रिकॉर्ड भी जहां से मिल जाते अंग्रेजी या रूसी में खरीद लेता। नर्सों ने मुझे एक छोटा सा एक्वेरियम भी दे दिया और इसमें चंद मछलियां भी थीं। डोमिनो भी खरीद ली। ये एक रूसी खेल होता है, जैसे कि कार्ड्स खेले जाते हैं। कभी कभी बाजार में मुझे कोई अंग्रेजी की किताब मिल जाती तो मैं खरीद लेता। गोया अब मेरा कमरा आरामदेह बन गया था। सिर्फ नाश्ते के बाद 2-4 टीके या बोतलें लगाई जाती और दिन में 3 बार मुझे 10-12 गोलियां खाना पड़ती। यहाँ कमरे में 2 दरवाजे थे, इसी तरह खिड़कियां भी 2 तहों वाली थीं। कमरे का अंदरूनी टेम्परेचर कायम रहने के लिए ये जरूरी था। खिड़कियों की दोनों तहों के दरमियान हम अपनी वो चीजें रख लेते जो कि रेफ्रिजरेटर में रखने वाली होती हैं, या फिर खिड़की के अंदरूनी साइड में भी ठंडक होती जो कि ऐसा ही फायदा पहुंचाती। शहर का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बहुत अच्छा काम करता था और सर्दियों में इतनी गर्मी लगती कि हम खिड़की में लगा हुआ रोशनदान खोल देते। 2-3 हफ्ते बाद एक दिन काज़िमिर अंद्रेच बड़े मूड में कुछ गुनगुनाता हुआ अंदर आया। वैसे तो वो रोजाना 10 बजे मुझे चेक करने आता। ये वो वक्त होता जब नर्स मुझे टीके लगाने के लिए आती। उस जमाने के टीके मोटी मोटी सुइयों पर मुश्तमिल थे, ताहम मजबूरी में बंदा आदी हो जाता है। शुरू में 1-2 दफा सईद, खालिद, आरिफ, फरीद, शिराजी, शरीफ और चंद दूसरे लड़के मुझे मिलने आए थे। बाद में वो अपनी जिंदगी में मगन हो गए। कामरेड काश्मीर अंद्रेच ने शायद ये भांप लिया था और उसने चाबियों का एक गुच्छा मेरी तरफ फेंका। कामरेड मोहम्मद, ये लो, बाहर वाले गेट, अंदर वाले गेट और हमारे फ्लोर की चाबियां हैं। जब दिल उदास हुआ करे शाम को होटल का चक्कर लगा लिया करो। अलबत्ता खाना यही खाना है और रात 9 बजे वापस आना है, क्योंकि रात 10 बजे सोने का वक्त है। बंदा क्या चाहे 2 आंखें। ये चाबियां देना इस बात की मुकम्मल जमानत थी कि काज़िमिर अंद्रेच, अरनास्की और लूबा मेरे ऊपर मुकम्मल एतमाद यानी कामरेड मोहम्मद के ऊपर पूरा एतमाद और एतबार करते हैं, क्योंकि दरअसल वहाँ हर फैसला बाहम मशवरे से ही होता था। आहनी पर्दे के पीछे क्या हो रहा था, सोवियत यूनियन में लोगों की जिंदगी कैसी थी। दोस्तों, अगर आप इस बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। शुक्रिया।